जय हिंद प्यारे साथियों। चंद्रहासनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पीएससी का पेपर नंबर 6 जो कि है संपूर्ण छत्तीसगढ़, इसके आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने चंद्रहासनी एकेडमी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द चंद्रहासनी एकेडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है पूर्णतः पीएससी प्री को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। तो यदि अभी तक आप संस्था से नहीं जुड़े हैं तो जरूर और जरूर जुड़िए, अपनी तैयारी को परखिए। ये आपका पीएससी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है चंद्रहासनी एकेडमी, जो कि स्थित है जूना बिलासपुर में। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपना पहला, भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1989 और ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2000 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। 30 जनवरी 1990 को ये क्या किया गया था? लागू किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था जी? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 इसका क्या था? नाम रखा गया था। क्लियर है क्या? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। एक साइड क्या दिया हुआ है भाई? खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड दिया हुआ है खेल का नाम। अरे खिलाड़ी का नाम और दूसरे साइड खेल का नाम। ठीक है, देखिए खिलाड़ी में पहला खिलाड़ी कौन है? सबा अंजुम। खिलाड़ी में पहला खिलाड़ी कौन है जी? सबा अंजुम। तो सबा अंजुम का खेल किस संबंध से है? तो सबा अंजुम का खेल वेट लिफ्टिंग, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो ये प्लेयर हैं हॉकी की। क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं एक ही ऑप्शन में पहला जो है, दूसरा ऑप्शन नंबर सी में देखिए दूसरा ए में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होना चाहिए। अगला देखिए अमनदीप खरे। अमनदीप खरे क्या क्रिकेटर हैं? क्या खेलते हैं जी? माफ कीजिएगा, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3। ज्ञानेश्वर यादव, इनका नाम आप बहुत सुने होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जाने मानी क्या है? वेट लिफ्टर हैं ये। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग इनका हो जाएगा, तो एक आ जाएगा। आकर्षी कश्यप, बचा कौन सा? बैडमिंटन। तो ये क्या हो जाएगा? 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हनुमान सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए तीरंदाजी के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं अच्छा प्रदर्शन हेतु, उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन हेतु या खेल प्रशिक्षकों को। तो ये जो हनुमान सिंह ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को। और उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन हेतु राज्य में जो पुरस्कार दिया जाता है वो कहलाता है गुंडाधुर सम्मान। क्या सम्मान दिया जाता है जी? गुंडाधुर सम्मान से नवाजा जाता है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु राजीव पांडे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राजीव पांडे पुरस्कार दिया जाता है। तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार कहलाता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा प्रमाणित राज्य का प्रथम स्टेडियम है। तो फीफा द्वारा प्रमाणित राज्य का पहला स्टेडियम कौन सा है? एक्स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, प्रियदर्शनी इंडिया इंदिरा स्टेडियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम, जो कि फीफा द्वारा क्या किया गया है? प्रमाणित किया गया है। और ये कहाँ है बोलने से? जगदलपुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रोटर्फ कहाँ है? तो ये रायपुर में है। और ये कहाँ है जी? सबको पता होगा, नवा रायपुर। आप कमेंट करके बताएंगे नवा रायपुर में कौन से स्थान पर है यह छत्तीसगढ़ का वर्तमान में एकलौता क्रिकेट स्टेडियम। क्लियर है जी? ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य बजट 2025-26 में गति शब्द में ए का क्या अर्थ है?
ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी एडवांस एजुकेशन, ऑप्शन सी एम टू एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो गति में जो है ए का अर्थ क्या है? यह है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गति, गति। इसका अर्थ है, जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। इसका अर्थ है ए से क्या है जी? एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सिलरेटिंग जो यहां पर लिखा हुआ है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी, लॉजी। और आई का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आई का अर्थ क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसका देखिए, इसमें ए क्या को डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है जी, आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम चारों के लिए रेडी रहेंगे। राज्य 2024-25 में जो शब्द दिया गया था बजट में, वो क्या था? वो था ज्ञान। क्लियर है? अगला देखिए, चांग देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चांग देवी का मंदिर आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भरतपुर नामक स्थान पर देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर? चांग देवी का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कुदरगढ़ में आपको फेमस मंदिर देखने को मिलेगा, कुदरगढ़ी देवी का मंदिर, जिसे बाघेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? धमतरी में आपको कौन सा फेमस मंदिर देखने को मिलेगा? बिलई माता का मंदिर। अंगार मोती माता का मंदिर देखने को मिलेगा। बैकुंठपुर में क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ प्राचीन शिव मंदिर देखने को मिलेगा। प्रेम बाग का शिव मंदिर कहलाता है, जो प्रेम बाग का शिव मंदिर, जो कि लगभग 102 साल पुराना माना जाता है। क्लियर है जी? कितने साल पुराना माना जाता है? 102 साल। ये हो गए चारों ऑप्शन के बारे में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं भाई। स्थानीय स्वशासन के चुनाव में चुनाव चिन्हों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? जिला निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो आवंटन किया जाता है वो रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की, याद रखिए क्या लिखा हुआ है, स्थायी समितियों। कौन सी समिति? स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? समिति का सभापति, सदस्यों में से बहुमत द्वारा चुना गया, सरपंच या उपरोक्त में से कोई भी। तो स्थायी समिति की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा सरपंच। सरपंच के अनुपस्थित होने पर कौन करेगा? तो उप सरपंच। और उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो ये जो है पंचायत द्वारा चुना गया एक व्यक्ति इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए धारा 49, ग्राम पंचायत कृत्य। एक मिनट पानी पीने दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए धारा 49 ग्राम पंचायत कृत्य, ऑप्शन बी धारा 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां, ये भी सही है, ये भी सही है। धारा 46 जनपद एवं जिला पंचायत की स्थायी समितियां, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की स्थायी समितियां नहीं, ये ग्राम पंचायत की क्या है जी? बैठक स्थान के बारे में बतलाता है। कौन सा? धारा नंबर 46। और धारा 66 पंचायत निधि, ये भी सही है। तो कौन सा क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े क्या जी? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कारणों से सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके पद से हटाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए, यदि सरपंच ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति करने में असफल हो, ठीक है, तो उसको और मौका दिया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठकों में लगातार 3 बार गणपूर्ति ना होने पर ऐसा माना जाता है कि क्या हो जाएगा, सरपंच ने विश्वास खो दिया है, तो क्या हो जाएगा, उसको पद से हटाया जा सकता है। कदाचार के आधार पर डायरेक्ट जो है जिला कलेक्टर उसको पद से हटा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी? ठीक है, याद रखिए ग्राम पंचायत की लगातार 3 बैठक में, ग्राम सभा की नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्ष होगा ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना गया किसी भी वर्ग का व्यक्ति, ग्राम पंचायत का सरपंच, सदस्यों द्वारा चुना गया पंच, इनमें से कोई नहीं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो ग्राम सभा की बैठक लगेगी वहां पर ये जो है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना गया एक व्यक्ति उस बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। जबकि जो है बाकी सामान्य क्षेत्रों में सरपंच इस बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए, जिला में सर्वोच्च पुलिस प्रशासक है। जिला में पुलिस का सबसे बड़ा प्रशासक कौन होता है, तो याद रखिए कलेक्टर। सर्वोच्च पुलिस प्रशासक कौन होता है जी, कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कितनी महिला लोकसभा सदस्य हैं, कितनी महिला, कुल लोकसभा सदस्य कितने हैं, 11 हैं। और महिला लोकसभा सदस्य कितने हैं, 1 2 3 या एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन कौन है भाई, 3, एक आपको देखने को मिलेगी ज्योत्सना महंत, कहां से हैं जी ये, कोरबा से। दूसरा आपको देखने को मिलेंगी रूपा कुमारी, ठीक है, रूपा कुमारी चौधरी। रूपा कुमारी चौधरी ये कहां से हैं, महासमुंद से। तीसरा कौन है, तो तीसरा आपको देखने को मिले जांगड़े। आप कमेंट करके बताएंगे इनका क्षेत्र कौन सा है, क्लियर है, इनका क्षेत्र कौन सा है, आप कमेंट करके बताएंगे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ए राष्ट्रपति, बी भारत का महान्यायवादी, सी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्य के जो राज्यपाल है इसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो शपथ दिलाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। जबकि इनको पद से हटा कौन सकता है, तो इनको राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है। क्लियर है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करें। छत्तीस, एक साइड छत्तीसगढ़ की रियासत दिया हुआ है, दूसरे साइड राजवंश दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। सारंगढ़, सारंगढ़ में कौन सा था, बैरागी, क्षत्रिय, चौहान, राजगुण या रक्सेल। तो सारंगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे राजगुण। तो क्या देखने को मिलेंगे जी, राजगुण देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 हो जाएगा। राजनांदगांव में कौन सा, बैरागी, सरगुजा में कौन सा, रक्सेल, कोरिया में कौन सा, क्षत्रिय चौहान। 3 1 4 2, 3 1 4 2। वैसे तो ऑप्शन एक ही मिला लेते आपको, तो इसका इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल जाता। क्योंकि देखिए ना जी, चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए क्या लिया गया है, तीसरे नंबर पर है। तो ए तीसरे नंबर पर, सारंगढ़ में कौन सा, राजगुण, एक ही ऑप्शन से पता चल जा रहा है। क्लियर, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर के जिला कार्यालय भवन में तिरंगा झंडा किसने फहराया था, ए भुवन भास्कर सिंह, बी जगोबा बाग,
सी रामकृष्ण ठाकुर या डी कालीचरण। तो कहां पर? बिलासपुर में। कहां पर? कौन से स्थान पर? बिलासपुर में। बिलासपुर को गोल घेर दीजिए भाई। बिलासपुर में किसने फहराया था? भुवन भास्कर सिंह। इन्होंने क्या किया था? विशाल जुलूस निकाला था भाई, विशाल जुलूस निकाला था। तो ये तो कट गए। जगोवा बाग, इन्होंने बिलासपुर में क्या किया था? झंडा फहराया था। किन्होंने? जगोबा बाग। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रायपुर में क्या फहराया था जी? तिरंगा फहराया था। कालीचरण, इन्होंने क्या किया था? विशाल सभा का आयोजन किया था, विशाल सभा का आयोजन किया था। क्लियर है क्या? ठीक है। किस दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ में गांधी जी के द्वितीय प्रवास से संबंधित सही कथन है। सही कथन है, इसमें कौन कौन सा सही है देखते हैं। पहला, गांधी जी का द्वितीय प्रवास 22 से 28 नवंबर 1933 को हुआ। बिल्कुल सही है। उनके साथ मौलाना शौकत अली आए थे। मौलाना शौकत नहीं अली नहीं आए थे। इनके साथ कौन कौन आए थे? तो आप, एक का नाम मैं बता रहा हूं, दो का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। एक का नाम है मीराबेन, और कौन जो दो थे वो इनके साथ आए थे। रायपुर रेलवे स्टेशन में उनका स्वागत पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। पंडित रामदयाल तिवारी ने उनकी इस यात्रा से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा की रचना की थी। ये एकदम सही है। तो 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जंगल सत्याग्रह से संबंधित असत्य कथन है। पकारिया जंगल सत्याग्रह के नेता अरिमर्दन गिरी को सत्याग्रह प्रारंभ होने के पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो पकारिया जंगल सत्याग्रह बिलासपुर के जांजगीर चांपा में हुआ था, ठीक है। और इसके नेता अरिमर्दन गिरी नहीं थे, अयोध्या प्रसाद जैन थे। अयोध्या प्रसाद जैन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। और क्या पूछा है जी? असत्य कथन पूछा है। तो यही क्या हो जाएगा? असत्य कथन है। बाकी देख लेते हैं, और कोई ऐसा थोड़ी है जो असत्य है। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जून में हुई थी। बिल्कुल सही है। बदराटोला जंगल सत्याग्रह में रामधीन गोंड शहीद हो गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो एक तो क्या है जी? असत्य है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? साफ? ओहो, माफ कीजिएगा। रायपुर में 1928 ईस्वी में यूथ लीग का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बी मौलाना अब्दुल रऊफ, सी यति यतन लाल जैन, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो यूथ लीग का गठन किया गया था उसके नेतृत्वकर्ता ये तीनों के तीनों थे। इनका देखिए क्या नाम है इसका? यूथ लीग। तो युवाओं को, ठीक है, युवाओं को क्या करना था? आंदोलन से जोड़ना था, जोड़ना, एवं युवाओं के मन में राष्ट्र भाव जागृत करना इस यूथ लीग का क्या था? उद्देश्य था। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के तहत पत्रिका एवं संपादक को सुमेलित करें। एक साइड छत्तीसगढ़ पत्रिका लिखा हुआ है और दूसरे साइड दिया हुआ है उसके संपादक के बारे में। पहला देखिए, कर्मवीर पत्रिका। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 1920 में इसका क्या किया था? संपादन किया था। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कांग्रेस पत्रिका। कौन सी पत्रिका? कांग्रेस पत्रिका। ये जो है रायपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा इसका क्या किया गया था? संपादन किया गया था। सरस्वती पत्रिका, इसके संपादक थे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बचा कौन सा जी? विकास। इसका कौन है जाएंगे? रघुवीर सहाय। तो 1 2 4 3
1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। साथियों, हम लोग जो भी पेपर होता है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आप यदि एग्जाम दिला रहे हैं और यदि घर में बैठकर वीडियो के माध्यम से भी टेस्ट पेपर को दे रहे हैं, तो आपको ये पता चले कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। इसलिए हर क्वेश्चन पेपर को आपके समक्ष हमारी एकेडमी की तरफ से लाया जाता है। ठीक है जी, चलिए 1 मिनट इसको चालू करने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक नहीं आ रहा है, ठीक। छत्तीसगढ़ में हुए असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। कौन कौन सी जोड़ी, कौन सी जोड़ी जी, कौन कौन सी नहीं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, माफ कीजिएगा मैं गलत पर डाल रहा था। ऑप्शन ए डी के मेहता, बिलासपुर से वकालत का त्याग, इन्होंने बिलासपुर से क्या किया था, वकालत का त्याग किया था, बिल्कुल सही है। नागेंद्र नाथ डे, राय बहादुर की उपाधि का इन्होंने क्या किया था, त्याग किया था, बिल्कुल सही है। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इन्होंने बिलासपुर के रेलवे स्कूल से शासकीय सेवा का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। नारायण राव मेघावाले, धमतरी में खादी प्रचार केंद्र, इन्होंने नहीं बल्कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इसके क्या थे, खादी केंद्र के स्थापना करता थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, देखिए भाई, प्रथम आंदोलन का मुख्य कारण मजदूरों से बेगारी कराना था, यह बिल्कुल सही है। दूसरी बार आंदोलन 1924 में शुरू हुआ, जिसके कारण ठाकुर साहब को राजनांदगांव छोड़कर रायपुर जाना पड़ा, यह भी बिल्कुल सही है। 1920, 24, 1937, और इसी 1924 में जो द्वितीय मजदूर आंदोलन हुआ, उसको अंग्रेजी सरकार को बहाना मिल गया कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये नांदगांव रियासत या राजनांदगांव के लिए क्या है, खतरा है, ऐसा कह के उनको क्या कर दिया, अंग्रेजों ने राजनांदगांव से बाहर कर दिया था। तीसरी बार आंदोलन के दौरान 16 माह तक मिल बंद रहा। ये 16 माह तक नहीं, ये जो है 11 माह तक बंद रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीनों मिल मजदूर आंदोलन सफल रहा, ये बिल्कुल सही है। तो 1 2 4 कौन सा कथन सत्य है, तो 1 2 4 क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए निम्न कार्यक्रमों को उनके समय के आधार क्रम से लिखिए, उनके समय के आधार पर क्रम से लिखिए, क्रम से लिखिए। ठीक है, पहला कंडेल नहर सत्याग्रह, दूसरा झंडा सत्याग्रह, तीसरा काकीनाडा अधिवेशन, चौथा नांदगांव छात्र हड़ताल, पांचवा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जनेऊ कार्यक्रम। तो कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ भाई, 1920 में हुआ। झंडा सत्याग्रह कब हुआ, 1923 में हुआ। ठीक है, काकीनाडा अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर 1923 में हुआ। नांदगांव छात्र हड़ताल कब हुआ, 1907 में हुआ। ये कब हुआ, सुंदरलाल शर्मा जी का जनेऊ कार्यक्रम 1916 में हुआ। ठीक है, 1916 में हुआ। तो पहला कौन सा आ जाएगा, पहला चार, पहला चार। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन में है, उसके बाद पांच, चार पांच, बी या सी होगा। उसके बाद कौन सा, चार पांच के बाद 1920 वाला, 1920 एक किसमें है, केवल एक ही में है, सी। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार आपको ऐसे जो कालक्रम वाला पूछा जाता है, आप उसका हो सके तो टाइम पीरियड पता है तो टाइम पीरियड लिख दीजिए, या आपको क्रम पता रहे, ठीक है, ये घटना हुई थी करके, तो उसका क्रम भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है क्या जी, ठीक है। जैसे कि कंडेल नहर सत्याग्रह, ये 1920 में हुआ। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था, तो आप उससे रिलेट करके यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कंडेल नहर सत्याग्रह, इसी का प्रस्ताव लेकर तो पंडित सुंदरलाल शर्मा महात्मा गांधी जी के पास गए थे। क्लियर है जी, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा।
छत्तीसगढ़ में 1857 ईस्वी के दौरान हुए प्रमुख विद्रोह के नेता निम्न में से कौन सही हैं? कौन 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 सही है? ठीक है, कौन कौन सही होना चाहिए? ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी सुरेंद्र साय, ऑप्शन सी कल्याण सिंह, ऑप्शन माफ कीजिएगा, पहला हनुमान सिंह, दूसरा सुरेंद्र साय, तीसरा कल्याण सिंह, चौथा गोविंद सिंह, पांचवा नारायण सिंह। तो इसका क्या आंसर होगा? 1 2 3 5, 2 3 5, 1 3 5 या उपरोक्त सभी। तो 1857 में हनुमान सिंह ने क्या किया था? 1857 के दौरान ये एक प्रमुख नेता रहे, इनके सैन्य विद्रोह हुआ था। सुरेंद्र साय, कल्याण सिंह, गोविंद सिंह, ये कौन है? ये तो नारायण सिंह के क्या है जी? पुत्र हैं। समझ में आया? ठीक है, जिन्हों जब नारायण सिंह को फांसी दी गई तो इन्होंने ही तो अपने चाचा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी सुरेंद्र साय के साथ मिलकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर। चलिए देखिए भाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुए किसान आंदोलन को क्रम से लिखिए। पहला कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा? कांकेर, फिर सारंगढ़, फिर छुई खदान, डोंडी लोहारा। चौथा कौन सा? डोंडी लोहारा। तो पहला कौन सा हुआ? कंडेल नहर सत्याग्रह, ये बिल्कुल सही है। 1 2 3, या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। उसके बाद कौन सा हुआ जी? उसके बाद हुआ डोंडी लोहारा, ठीक है, कौन सा? डोंडी लोहारा। और डोंडी लोहारा के जस्ट बाद कौन सा हुआ था? डोंडी लोहारा के बाद आपको देखने को मिलेगा बदराटोला छुई खदान, ठीक है। तो कौन सा? 5। ये किस में है? 1 4 5। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 1938 छुई खदान बदराटोला, ठीक है, 1938 39 आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं भाई। मध्य पाषाण कालीन लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार वाले लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पीएससी में देखने को मिलेंगे। सिंघनपुर की गुफा, गढ़चंदेला, सी कबरा पहाड़, डी चितवा डोंगरी। तो इसका क्या होगा? कबरा पहाड़ से मध्यकालीन लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्या हुए हैं? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। और इसका संबंध कौन से पाषाण काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। क्लियर है क्या? सिंघनपुर का संबंध किससे माना जाता है? पुरा पाषाण काल। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन जो गुफा है वो कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। कबरा पहाड़ मध्य पाषाण काल, जहां से सबसे ज्यादा हमें शैल चित्र मिले हैं, जहां के घड़ियाल का शैल चित्र मिला हुआ है, जो जिसका कलर क्या है जी? लाल कलर का। कौन से कलर का? लाल कलर। छिपकली घड़ियाल, ठीक, बहुत सारे। और मानव आकृति के भी यहां से क्या मिले हैं? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, महापाषाण कालीन अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र है धनोरा, गढ़धनोरा, भुजगहन या करका-भाठा। तो इसका राइट आंसर होगा भुजगहन, जो कि कहाँ है जी? बालोद में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? बालोद में। धनोरा भी कहाँ है? बालोद में। गढ़धनोरा कहाँ है? तो ये आपको कोंडागांव में देखने को मिलेगा। कोंडागांव में देखने को मिलेगा। करका-भाठा भी कहाँ है? तो करका-भाठा बालोद में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्या है केंद्र कहाँ है? तो ये है भुजगहन। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ में निम्न रामायण कालीन स्थल को सुमेलित कीजिए। एक साइड रामायण कालीन स्थल दिया हुआ है, दूसरे साइड उसका क्या दिया हुआ है? जिला दिया हुआ है। मुकुंदपुर नगरी ये कहाँ है? तो ये आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, धमतरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ या सूरजपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ये कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिलेगा धमतरी में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? धमतरी में। सारासोर ये कहाँ देखने को मिलेगा जी? तो सारासोर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा सूरजपुर में। सिद्ध बाबा का आश्रम, ठीक है, किस नदी के तट पर? हसदेव नदी के तट पर। जिला कौन सा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कोसिर कौन सा? सारंगढ़, बिलाईगढ़। 2 4 1 3, 2 4 1 3। वैसे तो आप एक ही आंसर मिलाते तो आपका ये जो है सुमेलित हो जाता। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। महाभारत महाकाव्य के किस पर्व में ऋषभ तीर्थ गुंजी नामक स्थल की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है? तो महाभारत के जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें एक पर्व आता है वन पर्व। यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? ऋषभ देव
जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, गुंजी, दमोदरा जिला शक्ति, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, उनका उल्लेख देखने को मिलेगा। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्खनन से गौतम बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है? तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग ऑप्शन ए सोंड्रागाम, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी कोटाडोल, ऑप्शन डी भोंगापाल। देखिए, यदि आपको आंसर आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद कमेंट में आंसर लिखिए, आप चेक कीजिए आपका कितना सही हो रहा है। तो ठीक है जी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सोंड्राग्राम। कौन सा? सोंड्राग्राम। सोंड्राग्राम कहाँ है बोलने से? सोंड्राग्राम आपको देखने को मिलेगा रायपुर में। कहाँ देखने को मिलेगा जी? रायपुर में। सिरपुर कहाँ है बोलने से? बौद्ध लोगों का बहुत बड़ा क्या है, ये तीर्थ स्थल है। सिरपुर कौन सा जिला? महासमुंद। कोटाडोल कहाँ है जी? MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भोंगापाल कहाँ? दंतेवाड़ा। तो इन सब जगह से क्या हुआ है? मुख्य रूप से सिरपुर बौद्ध का बहुत बड़ा क्या है, तीर्थ स्थल है। बौद्ध का क्या है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और ये तीर्थ स्थल सबसे ज्यादा विकसित कब हुआ? तो ये हुआ महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। आप कमेंट करके बताएंगे महाशिवगुप्त बालार्जुन का संबंध किस राजवंश से था। क्लियर है जी? अगला देखिए, जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं मल्हार से, सिरपुर से, महेशपुर, उपरोक्त सभी। तो जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक मल्हार से भी मिले हैं, सिरपुर से भी मिले हैं, महेशपुर से भी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन कौन से कथन है भाई? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? आवाज जा रही कि नहीं जा रही जी? आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? ठीक है, क्लियर जा रही है ना? ठीक, चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश का प्रभाव अशोक के शासनकाल में पड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अशोक ने क्या किया था? कलिंग विजय अभियान चलाया था। तो जब ये कलिंग विजय अभियान चलाए थे, कलिंग मतलब जी वर्तमान का उड़ीसा वाला क्षेत्र, उस समय कलिंग भी एक क्या हुआ करता था, प्रबल क्षेत्र हुआ करता था भाई। कलिंग के शासक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। और यहाँ कहीं पर आपको हमारा छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा जाने के लिए सम्राट अशोक ने जिस रास्ते को चुना था वो हमारे छत्तीसगढ़ होकर गुजरता था। तो छत्तीसगढ़ ये आए थे तो क्या हुआ, इनका प्रभाव देखने को मिला। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यकालीन रूप भाषक सिक्के ठठारी से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। तुतुरिया में बौद्ध भिक्षुणियों का विहार प्राप्त हुआ है। याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षुणियों का, अर्थात जहां पे बौद्ध महिला जो भिक्षुणी रहती थी, उन लोग रहा करती थी, उनका विहार देखने को मिला है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। सातवाहनकालीन स्थल एवं साक्ष्य सुमेलित नहीं हैं। बूढ़ीखार से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है, जो कि सबसे प्राचीन प्रतिमा मानी जाती है छत्तीसगढ़ की। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दमोदरा चट्टान लेख से वेदश्री के गौदान की जानकारी, वेदश्री नहीं वरदत्त श्री से वरदत्त श्री के गौदान की जानकारी मिलती है, जहां उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी थी। ऐसा उन्होंने 2 बार किया था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा गया है जी, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अगला देखिए, मल्हार से राजा अपिलक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सिरपुर में प्रवेश, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। बालाघाट के लेख के अनुसार निम्न में से किस वकाटक शासक का कोसल, मालवा, मैकल पर अधिकार था? ऑप्शन ए पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन बी रुद्रसेन प्रथम, ऑप्शन सी नरेंद्र सेन, ऑप्शन डी पृथ्वीदेव प्रथम।
तो बालाघाट लेख के अनुसार किस वाकाटक शासक, कौन से वाकाटक शासक का, ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय वाकाटक शासक थे क्या जी, ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय वाकाटक शासक थे क्या, नहीं थे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वी सेन थे, है ना, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई, पृथ्वी सेन नहीं जी, अथपति भट्टारक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रुद्रसेन प्रथम और नरेंद्र सेन। ऐसे हम लोग दो ऑप्शन को तो यहीं से काट सकते थे, क्यों, क्योंकि पृथ्वीदेव प्रथम पृथ्वीदेव द्वितीय का नाम आप कलचुरी राजवंश में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये दोनों या तो बी होगा या फिर सी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। निम्न स्थानीय राजवंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आप यदि छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको सबसे पहले तो स्थानीय राजवंश में पहला जो स्थानीय राजवंश पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, राजसी तुल्य कुलवंश, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहला में आएगा, या ए हो सकता है या बी हो सकता है या डी हो सकता है, इसको तो पूरा काट दीजिए, ठीक है। अगला कौन सा है, शैल वंश, सिरपुर के पांडु वंश, फड़ीनाग वंश या काकतीय वंश। तो इनके बाद आएंगे सिरपुर के पांडु वंश, क्या होगा, 3 होगा, तो एक के बाद 3 होगा, इसको भी काट दीजिए। अब बचा कौन सा, बी या डी, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद आएगा शैल वंश, तो 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, ये भी कट गया 4 वाला। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि आप जानते काकतीय वंश, काकतीय वंश, ठीक है, काकतीय वंश लास्ट में आएगा, उससे पहले कौन सा, फड़ी नाग वंश। क्लियर है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा जी, राइट आंसर होगा। नमदेव ने किस राजवंश के राजा को हराकर जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी थी। उस राजा का नाम क्या है, हरिश्चंद्र देव। और वो कौन से वंश के थे, आप कमेंट करके बताएंगे, वैसे तो अभी उनका नाम लिए हैं। अगला देखिए, पोड़ागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन ए भीमसेन द्वितीय, ऑप्शन बी स्कंदवर्मन, ऑप्शन सी प्रवर राज प्रथम, ऑप्शन डी वराह राज। तो ये जो पोड़ागढ़ शिलालेख है इसका संबंध है स्कंदवर्मन, किससे है, स्कंदवर्मन से इसका क्या है, संबंध है। और स्कंदवर्मन कौन है, इन्होंने पुष्करी को क्या किया था, पुनः बसाया था। पुष्करी को पुनः बसाने वाले व्यक्ति कौन थे जी, स्कंदवर्मन, ठीक है। इस वंश के एक प्रतापी शासक हुआ करते थे। स्कंदवर्मन का संबंध कौन से राजवंश से है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से राज्य योगी की उपाधि किसने धारण की थी, ऑप्शन ए राजसी तुल्य वंश, ऑप्शन बी शैल वंश, ऑप्शन सी छिंदक नागवंश या ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश राजसी तुल्य वंश के शासक जो हैं राज्य योगी की उपाधि धारण करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 1 नवंबर, 14 अक्टूबर, 4 सितंबर या 4 जुलाई 2001 को। तो इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई 2001, अर्थात चौथा इसका राइट आंसर होगा। हर्बल स्टेट का जब दर्जा दिया गया उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो किले थे 1 महीने बाद उसे स्वीकृत किया गया और उसका रंग क्या रखा गया, हरा रखा गया। तो ये हो जाएगा 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह अपनाया गया था। अगला देखिए, राजकीय गमछा का लोकार्पण ये 14 अक्टूबर 2021 को किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण 1 नवंबर 2022 को किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 1। कहाँ पे किया गया था, तो रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में। उसके बाद अब जो है साफ साफ ये कह दिया गया है हर जिला के जिला मुख्यालय में क्या होगा, छत्तीसगढ़ महाताली की प्रतिमा होनी चाहिए, ठीक है। इसको बनाने वाले कौन हैं, JM नेल्सन स्क्वे इस छत्तीसगढ़ महातारी के प्रतिमा के क्या हैं, मूर्तिकार हैं। क्लियर है जी, तो क्या हो जाएगा 4321, 4321 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात उत्तर से दक्षिण आना है। पहला दुर्ग, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा, गरियाबंद। तो इसके लिए आपको ये याद नहीं रखना है भाई कौन सा जिला कहाँ पर है, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप बनाइए, उसमें आपको साफ साफ दिखना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर बन रहा है करके, ठीक है। ये सरगुजा संभाग बना दीजिए, ये बस्तर संभाग, बीच से काट दीजिए, बिलासपुर संभाग हो गया, रायपुर और दुर्ग संभाग, ठीक है। अब जो जो जिला दिया गया है ऊपर में सरगुजा संभाग से केवल एक है, कौन सा, सरगुजा, सरगुजा। उसके बाद रायगढ़, कबीरधाम, गरियाबंद, दुर्ग। बिलासपुर संभाग से कौन है, रायगढ़, रायगढ़, ठीक है। अब बिलासपुर संभाग से और कुछ है क्या जी, ठीक है, नहीं है। चलिए अगला आ जाइए, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग से कौन सा है, तो रायपुर संभाग से आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको गरियाबंद, ठीक है। दुर्ग संभाग से कौन कौन सा है, कबीरधाम है और दुर्ग है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको दुर्ग, और यहाँ देखने को मिलेगा कबीरधाम, कबीरधाम, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों हो गए। तो अब देखिए सरगुजा कौन से नंबर पर है, सरगुजा है 4 नंबर पर, ठीक है। रायगढ़ कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर। उसके बाद कबीरधाम कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर। दुर्ग कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर। उसके बाद कौन सा है, गरियाबंद कौन से नंबर पर है, गरियाबंद आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर। 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर के साथ ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है, ठीक है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएंगे। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टियों को उपजाऊ क्षमता के आधार पर सही क्रम, उपजाऊ क्षमता के आधार पर सही क्रम होगा। बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टियों का उपजाऊ क्षमता के आधार पर, ठीक है, का उपजाऊ क्षमता के आधार पर सही क्रम होगा, माफ कीजिएगा, सही क्रम होगा। तो बस्तर के में पाई जाने वाली मिट्टी देखिए भाई कहाँ कहाँ, ये है मरहान, उसके बाद टिकरा, उसके बाद माल, उसके बाद गभार। मरहान, टिकरा, माल, गभार, माल, गभार। अब ये मिट्टी ऐसा नहीं कि एकदम चोटी पे पाई जाएगी, कौन सी, मरहान। जमीन जो है ऐसे रहेंगे, ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर। क्लियर है क्या जी, ये पहाड़ है, ऐसे नीचे जाते जाते जाएंगे तो ऊपरी हिस्सा, और इसी का पानी जस्ट नीचे जाएगा। सबसे ऊपर में रहेगा मरहान, मरहान का पानी जाएगा टिकरा में, टिकरा का माल में, फिर माल का गभार में। तो ये जो है ये वाला जो हिस्सा है ये ऊंचाई के क्रम पर है। उपजाऊ क्षमता बोले तो जस्ट इसको पलट दीजिए, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होता है, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होता है वो कौन सा होता है, गभार होता है। कौन सा, गभार। तो पहले ऑप्शन में देखिए गभार कहां पर है, गभार, उसके बाद कौन सा, माल, उसके बाद टिकरा, उसके बाद मरहान, ठीक है। तो गभार, उसके बाद माल, फिर टिकरा, फिर मरहान, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए अभी तक क्रम केवल ऊंचाई के क्रम पर पूछा गया था, ठीक है। घटते हुए क्रम में मरहान, टिकरा, माल, गभार। यदि उपजाऊ क्षमता के आधार पर पूछा जाए तो गभार, माल, टिकरा और मरहान, क्योंकि पर्वत का जो ऊंचा हिस्सा है, ठीक है, या कोई भी स्थान का ऊंचा हिस्सा, उसकी अपेक्षा में जो निचला हिस्सा रहेगा वहां पे मिट्टी गदावली बहा बहा के लाएगा और उस क्षेत्र को अधिक उपजाऊ बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा जी, राइट आंसर होगा। 11:25 मिनट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। दी गई चोटियों को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। नंदीराज, पहला क्या है जी, नंदीराज, इसकी ऊंचाई कितनी, 12-10 मीटर। आप कमेंट करके बताएंगे हाल ही में इसकी नई ऊंचाई कितनी बताई गई है। राजमेरगढ़, इसका कितना जी, तो राजमेरगढ़ 1125 मीटर, कितना मीटर, 1125 मीटर। देवगढ़ 1033 मीटर। बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर। अबूझमाड़ 1023 मीटर।
तो देख लीजिए कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा, नंदीराज चोटी 1, उसके बाद कौन सा, बदरगढ़ की चोटी 4, उसके बाद 2, 1 4 2, उसके बाद कौन सा, 1 4 2 के बाद 3, उसके बाद 5, 1 4 2 3 5, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 1 4 2 3 5। कौन से ऑप्शन में है, 1 4 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कुदरगढ़ में मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है। तो पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुदरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है। तो कुदरगढ़ जो है ये प्रसिद्ध है कुदरगढ़ी देवी या बाघेश्वरी देवी के लिए, अर्थात देवी माता का नाम आ गया। और अक्सर आप लोगों को पता होगा चैत्र नवरात्रि में क्या आता है, रामनवमी आता है, तो नवरात्रि के समय इसका आयोजन किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। अगला देखिए, महानदी के नामकरण के संबंध में असत्य है। महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदनी, बिल्कुल सही है, असत्य पूछा गया है भाई। स्कंद पुराण में इसका नाम चित्रोत्पला, स्कंद पुराण मतलब कौन सा, द्वापर युग, द्वापर युग में महानदी का नाम चित्रोत्पला नाम से उल्लेखित किया गया है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण में ऋषिकुल्या, ये गलत है। वायु पुराण अर्थात कौन सा जी, सतयुग, सतयुग में ऋषिकुल्या नहीं बल्कि इसे कहा गया है नीलोत्पला। क्या कहा गया है, नीलोत्पला कहा गया है। ठीक है। अन्य नाम छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये जो ऋषिकुल्या नाम है ये आपको देखने को मिलेगा विष्णु पुराण में। कौन से पुराण में, विष्णु पुराण में। क्लियर है। तो सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, असत्य कथन पूछा गया था भाई। ठीक है। अगला देखिए, कन्हार नदी का उद्गम कहां से होता है। बखोना चोटी, खुर्जा पहाड़, सोनहट पठार या छुरी मतिरंगा। तो इसका राइट आंसर होगा बखोना चोटी। कौन सी चोटी, बखोना चोटी, पंडरा पाट। पंडरा पाट के बखोना चोटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कन्हार नदी का। खुर्जा पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है जी, खुर्जा पहाड़ से कौन सी नदी निकलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी ईब नदी। कौन सी नदी, ईब नदी। सोनहट पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो सोनहट पठार से आपको देखने को मिलेगा हसदेव नदी। ठीक है। और छुरी मतरंगा की पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम होता है, तो ये होता है रिहंद नदी का। कौन सी नदी का, रिहंद नदी का आपको उद्गम देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मड़वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो मड़वा जलप्रपात आपको नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर या कांकेर। मड़वा जो जलप्रपात है आपको बस्तर जिले में देखने को मिलेगा। बस्तर जिले का सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, और दूसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। वैसे तो यहाँ पर कश्मीर की सुंदरता दिखाने वाला, ठीक है, विंता घाटी, विंता घाटी है, जहां आपको एक और जलप्रपात देखने को मिलेगा जो कहलाएगा तामड़ा घूमर जलप्रपात। और ये कहाँ है, विंता घाटी, जिसे मयूरा घूमर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर यहाँ मयूर जो है घूमते हुए देखे जाते हैं। ये विंता घाटी बस्तर का कश्मीर कहलाता है। क्लियर है क्या जी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग किसे कहा जाता है, दंडकारण्य क्षेत्र को, मैकल क्षेत्र को, देवगढ़ पहाड़ी को, इब मैनी घाटी को। तो याद रखिए प्राकृतिक सुंदरता की वजह से दंडकारण्य क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता आपको कहां देखने को मिलेगी, आपको दंडकारण्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, बोध घाट परियोजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। के बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर चलाई जा रही है, बिल्कुल चलाई जा रही है। बोध घाट परियोजना की सिंचाई क्षमता 366,580 है, बिल्कुल सही है भाई। इस परियोजना से बीजापुर जिला सर्वाधिक लाभान्वित
होगा। इस परियोजना से कौन सा जिला, बीजापुर जिला सर्वाधिक लाभान्वित होगा। यह भी बिल्कुल सही है। यह परियोजना दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो KLMN इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। क्लियर है क्या जी। सबसे ज्यादा बोधघाट परियोजना से जो लाभान्वित जिला होगा वो होगा बीजापुर। क्लियर है। और यह परियोजना 3 जिलों को लाभान्वित करेगी। कौन कौन सा जिला, एक है जहां पे बनाया जा रहा है दंतेवाड़ा, एक है बीजापुर और एक जिला है सुकमा। 3 जिलों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। क्लियर है। इस यह एक क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है जहां विद्युत उत्पादन भी किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता 125 मेगावाट होने वाली है। क्लियर है क्या जी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए भाई, राज्य में पंचतत्व जिला नाम से किस जिले में जैविक ब्रांड है। ठीक है, पंचतत्व जिला नाम से किस जिले में जैविक ब्रांड है, बस्तर, कोंडागांव, जसपुर, कबीरधाम। तो कोंडागांव जिले में आपको पंचतत्व नाम का जैविक ब्रांड देखने को मिलेगा। कहां पर जी, कोंडागांव में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित एविस फिश फीड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में। कहाँ स्थापित किया गया है जी, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में। प्रदेश का, भारत का पहला स्वचालित एविस फिश फीड प्लांट स्थापित किया गया है। क्लियर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करें। एक साइड विभाग का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड संख्या। छत्तीसगढ़ में वन मंडल की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में वन मंडल की संख्या है 35, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। वन परिक्षेत्र कितने हैं जी, तो वन परिक्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे 320। ठीक है, वन बीट कितने हैं, ठीक है, वन बीट या वन खंड कितने हैं, तो ये 3287 अर्थात 4। ठीक है, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल की संख्या आपको देखने को मिलेगी 3। तो इसका क्या हो जाएगा, 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, 320 किस में है, 320 किस में है, 2 में है, 2 में है, 1 में है, माफ कीजिएगा, 1 में। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वन मंडल की संख्या कितनी, 35, वन परिक्षेत्र की संख्या कितनी, इस ऑप्शन के मुताबिक देखिए ना, इस ऑप्शन के मुताबिक वन परिक्षेत्र की संख्या कितनी 320, वन बीट या वन खंड की संख्या 3287, जबकि औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल की संख्या 3 है। और छत्तीसगढ़ में वन परियोजना मंडल कितने हैं, तो टोटल 9 है, जिसमें से 3 क्या है, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल हैं। क्लियर है जी। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाई, रतनपुर के कलचुरी शासक के से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, रतनपुर के कलचुरी शासक से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। बहरेंद्र साय ने कोसगई में बहरैया तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बिल्कुल कोसगई में नहीं कराया था, इन्होंने कहा कराया था, तो इन्होंने कराया था रतनपुर में, बहरैया तालाब का निर्माण कराया था। तो ये क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने बिसाई ठाकुर को सैन्य सेवा के बदले सोना खान की जमींदारी दी थी। वास्तव में इन्होंने के बदले यहां पे होना चाहिए बहरेंद्र साय ने। बहरेंद्र साय ने बिसाई ठाकुर को सैन्य सेवा के बदले सोना खान की जमींदारी दी थी। ये बिल्कुल सही है। बहरेंद्र साय ने क्या किया था, राजधानी स्थानांतरण किया था। कारण था वहां जो है मुस्लिमों का आक्रमण। ये क्या करते थे, रात के अंधेरे में आते थे और रतनपुर प्रसिद्ध था उस समय अपनी धन धान्य और संपदा के लिए। तो मुख्य रूप से हाथी को लूटने के लिए, अर्थात यहाँ जो राजा रहते थे उनके पास पर्याप्त मात्रा में हाथी घोड़े हुआ करते थे, तो हाथी के ऊपर चढ़ के किसी भी के ऊपर भी आक्रमण करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता था। इस उद्देश्य से, हाथी चुराने के उद्देश्य से मुगल जो है यहाँ पे आक्रमण किया करते थे। ठीक है जी। तो बहरेंद्र साय ने क्या किया, राजधानी कुछ दिनों के लिए रतनपुर से
कोसगई स्थानांतरित किया। और इस राजधानी परिवर्तन में बिसई ठाकुर नामक बिंझवार जनजाति के जो थे, बिसई ठाकुर को उन्होंने क्या किया था, माफ कीजिएगा, बिसई ठाकुर ने इन्हें सैन्य सहायता पहुंचाई थी राजधानी स्थानांतरण हेतु। इस कारण उन्होंने सोना खान का जो है कर मुक्त जमींदारी सौंपा था, किसे, बिसई ठाकुर को। अगला देखिए, रघुनाथ सिंह स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसके शासन काल में ही भास्कर पंथ का क्या होगा, आक्रमण होगा। और भास्कर पंथ आक्रमण करेंगे इस क्षेत्र पर, ठीक है, जहां युद्ध नहीं होगा। ये क्या कर देगा, ये सफेद झंडा दिखा के शांति का सुझाव देगा और क्या मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेगा। कौन जी, रघुनाथ सिंह। इस प्रकार रघुनाथ सिंह के शासन काल में ही छत्तीसगढ़ जो है मराठों के अधीन हो जाता है। क्लियर है क्या। और ये जो भास्कर पंथ है, इसको लाने वाला कौन व्यक्ति था, तो ये था मोहन सिंह। मोहन सिंह। क्लियर है क्या जी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है। कौन कौन शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है, जैत सिंह संबंधित है, अमर सिंह संबंधित है, वीर सिंह इनका संबंध नहीं है जी, चामुंड सिंह। तो 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 1 2 4 जैत सिंह, अमर सिंह और चामुंड सिंह, ये क्या है, रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित व्यक्ति हैं भाई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कलचुरी कालीन अधिकारीगण एवं उनके कार्य सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो इसमें नहीं को हाईलाइट कर देते हैं भैया। महाबलाधिकृत का मुख्य कार्य क्या होता था, तो ये मुख्य सेनापति हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। सोल्लिक ये कर संग्रहण अधिकारी था, ये भी बिल्कुल सही है। नैमित्तिक नावों की देखरेख करने वाला, नैमित्तिक जो है नावों की देखरेख करने वाला नहीं होता था, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, महाचपटलिक ये क्या होता था, राजस्व अधिकारी होता था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नैमित्तिक क्या होता था जी, नैमित्तिक ये जो है राज ज्योतिषी को क्या कहा जाता था, नैमित्तिक कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही पूछा गया है क्या, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है, इतना चमक क्यों रहा है ये जी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर इतिहास समुच्चय किसकी रचना है, ए माखन मिश्र, बी गोपाल चंद्र मिश्र, सी नारायण कवि या डी शिवदत्त शास्त्री। तो ये रतनपुर इतिहास समुच्चय आपको देखने को मिलेगा शिवदत्त शास्त्री की रचना। किसकी रचना है, शिवदत्त शास्त्री जी की रचना है। कौन सा, इतिहास समुच्चय, रतनपुर इतिहास समुच्चय। क्लियर है, आगे बढ़िए भाई। कलचुरी काल में शिवरी नारायण के उत्तर में स्थित गढ़ हैं, उत्तर में स्थित गढ़ है। ठीक है, अच्छा, कलचुरी काल में शिवनाथ नदी के, शिवनाथ नदी ये है शिवनाथ नदी, तो इसमें आपको 36 के 36 गण याद नहीं रखने रहते जी। ठीक है, शिवनाथ नदी 36 के 36 गण याद नहीं रखने रहते, कैसे, तो इसका एक साधारण सा तरीका है, देखिएगा, तरीके को समझिए। यहां से निकलेगी शिवनाथ नदी, ऐसे होते हुए आगे जाएगी और कुछ इस प्रकार होते हुए यहाँ महानदी में मिल जाएगी। तो शिवनाथ नदी के इस साइड क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा, इस साइड क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब देखिए, मान लीजिए आपको मदनगढ़ नहीं पता है, कोटगढ़ नहीं पता है, खल्लारी पता होना चाहिए। खल्लारी महासमुंद जो महाभारत कालीन स्थल है, तो महासमुंद यहाँ कहीं पे है क्या जी, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा खल्लारी, खल्लारी। ठीक है, राजिम कहाँ देखने को मिलेगा, गरियाबंद, ये कहाँ है, राजिम। तो ये उत्तर में आ रहा है कि दक्षिण में आ रहा है भाई, उत्तर में आ रहा है कि दक्षिण में आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बचे कौन से, देखिए 1 2 5, एक ऑप्शन में है 1 2 5, 2 3 4 हो नहीं सकता, 2 4 5 हो नहीं सकता। ठीक है,
उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बचा कौन सा, 1 2 5। तो इस प्रकार भी आप आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी, ठीक है। आपको 36 के 36 गढ़ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। निम्न कथन पर विचार कर सही कथन लिखिए, ठीक है। चलिए पहला, सोमेश्वर देव प्रथम का बस्तर में शासनकाल 1069 से 1111 ईस्वी तक था, बिल्कुल सही है। उनके विजय अभियान की जानकारी कुरुसपाल के अभिलेख में दी गई है, बिल्कुल सही है। सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में कुरुसपाल अभिलेख में लिखा गया है, और ये जो कुरुसपाल अभिलेख है ये नागरी एवं संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है इसको भाई। सोमेश्वर देव प्रथम 6,96,000 गांवों के स्वामी था, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो कुरुसपाल अभिलेख है, ठीक है, इसमें टोटल 39 पंक्तियां हैं, 39 पंक्तियां हैं। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सोमेश्वर देव प्रथम जो है 6,96,000 गांवों के क्या थे, स्वामी थे। और इन्हीं सोमेश्वर देव प्रथम ने कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था, जिसका बदला उनके पुत्र जाजल्य देव प्रथम ने इन्हें बंदी बनाकर ले लिया था। बाद में इनकी माता गुंड महादेवी के कहने पर इन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दिया। क्लियर है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आए, ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाना है। निम्न काकतीय वंश के शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार लिखिए, ठीक है। काकतीय वंश के शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार लिखना है भाई, ठीक है। अब इतने सारे राजा का नाम दिया है, कितना, 6 राजा का नाम दिया है। भैरव देव, भैरम देव, दलपत देव, दरिया देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, भूपाल देव। मान लीजिए आपको नाम याद नहीं आ रहा है, कालक्रम याद नहीं आ रहा है, कौन राजा किसके बाद आया था ये, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए अंतिम शासक कौन थे जी, प्रवीर चंद भंजदेव। और इनसे पहले कौन थे, प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी एकमात्र महिला शासिका, इनका नाम तो पता ही होना चाहिए। उससे पहले रुद्र प्रताप देव, ठीक है। तो देखिए प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद प्रवीर चंद भंजदेव, तो प्रफुल्ल कुमारी देवी सबसे लास्ट में होंगी, क्योंकि प्रवीर चंद भंजदेव का नाम इसमें लिखा नहीं गया है। तो या तो बी होगा या फिर सी होगा, इसको काट दीजिए भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी, इतना चीज समझ में आया, इतना चीज समझ में आया। अगला देखिए, अगला पहले कौन थे, तो पहले ये दोनों में दिए हुए है पहला पहला, जाहिर सी बात है पहले नंबर पर कौन आएंगे, भैरव देव आएंगे। कौन आएंगे, भैरव देव। भैरव देव के बाद अगले आएंगे कौन, तो दलपत देव। कौन से, दलपत देव। तीन तीन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी, ठीक है। क्लियर है क्या, इतना चीज समझ में आया, ठीक है। देखिए यहां से आप 2 आंसर तो सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बहराडीह पायलीखंड एवं तोकापाल क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बहराडीह पायलीखंड तोकापाल, ठीक है। बहराडीह पायलीखंड बोलने से कहा, कौन सा जिला, ये आ जाता है आपका गरियाबंद। कौन सा जिला है जी, गरियाबंद। तोकापाल बोलने से कहाँ चला गया, बस्तर। और इन सब जगह क्या पाया जाता है, तो इन सब जगह पाया जाता है, देखिए भाई इन सब जगह पाया जाता है हीरा। क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। क्लियर है क्या, ठीक है, बन जाएगा। अगला क्या है, कोरंडम। कोरंडम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है जी, कोरंडम आपको देखने को मिलेगा बीजापुर, सुकमा, इसके साथ साथ कहाँ, बस्तर, इन 3 जिलों में देखने को मिलेगा। ग्रेफाइट कहाँ देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एक तो सबसे ऊपर वाला जिला बलरामपुर, और सबसे नीचे वाला जिला सुकमा, ठीक है। सोना, सोना छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में, कई जिलों में पाया जाता है, जैसे कि जसपुर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जसपुर के नीचे कौन सा जिला जी, रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, बलौदा बाजार में देखने को मिलेगा। बलौदा बाजार, राजनांदगांव में देखने को मिलेगा, राजनांदगांव का टप्पा क्षेत्र, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी नदियों में सोना पाया जाता है। क्लियर है जी। अगला देखिए,
राज्य के वृहत औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन सा वृहत औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है पूछा गया है। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतारा, ये बिल्कुल शामिल है। औद्योगिक विकास केंद्र बोरई दुर्ग, ये भी बिल्कुल शामिल है। औद्योगिक विकास केंद्र तिपरा, ये जो है वृहत औद्योगिक केंद्र में शामिल नहीं है। ठीक है, औद्योगिक विकास केंद्र सिलपहरी ये भी शामिल है। राज्य में वृहत औद्योगिक विकास केंद्र की संख्या कितनी है? 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो आपको रायपुर में कितने देखने को मिलेंगे जी? 2। कौन कौन सा? उरला और सिलतरा, उरला और सिलतरा। बिलासपुर में कितना देखने को मिलेगा? 2। सिरगिट्टी और सिलपहरी, सिरगिट्टी और सिलपहरी, तिपरा नहीं है। दुर्ग में कितना देखने को मिला? बचा कितना? 1। कौन सा? बोरई। कौन सा देखने को मिलेगा? बोरई। कौन सा जी? बोरई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तिपरा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तिपरा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 61। सुमेलित कीजिए दिया हुआ है, एक साइड उद्योग का नाम दिया है, दूसरे साइड स्थान दिया हुआ है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल छत्तीसगढ़ का पहला मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल बीएनसी मिल के नाम से जिसे जाना गया था। पहले इसका नाम था सीपी मिल्स, बाद में रखा गया बीएनसी 1892। ठीक है, ये कहाँ बनाया गया था? तो ये राजनांदगांव में। इसका क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। भारत रिफैक्ट्रीज उद्योग कहाँ है जी? भिलाई में है। ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी 1965 में आया। कहाँ आया? तो दुर्ग में आया। कहाँ आया? दुर्ग में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बुक ब्रांड पेपर मिल कहाँ है? तो ये चांपा में। तो क्या हो जाएगा? 3। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 है, जो कि चिल्पी घाटी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। तो ये सत्य कथन है। क्या सत्य है जी? बिल्कुल सही है। कथन 1 बिल्कुल सही है। NH30 राज्य के कवर्धा, बेमेतरा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिले से होकर गुजरती है। ये जो है दंतेवाड़ा जिला नहीं जाती है। ठीक है, ये कवर्धा, बेमेतरा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा जिलों से होकर गुजरती है। तो दंतेवाड़ा नहीं जाती है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा जी? देखिए, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 व 2 दोनों सही है, कथन 1 व 2 दोनों गलत हैं। तो कौन सा हो जाएगा? केवल कथन 1 सही है। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, दिए गए विश्वविद्यालयों को स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1983। ठीक है जी। अगला, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 2005। अगला देखिए, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय 2020 में स्थापित किया गया, पाटन दुर्ग में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई, जबकि हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय 2003 में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले क्या आएगा? पी। 1983 के बाद 1987 किसमें है? एस। उसके बाद 1987 के बाद 2003 क्या है जी? टी। उसके बाद कौन सा? 2005 क्यू। उसके बाद कौन सा? आर। PHTQR, PHTQR, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोल रहा है भाई? देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी, बिल्कुल सही है। और क्या पूछा है? सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन बोला है, सही है बिल्कुल। राज्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप है, जिससे लगभग 95% विद्युत उत्पादन किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत क्षमता लगभग 138 मेगावाट है, लगभग 138 मेगावाट है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, ठीक है, 138.7 या उसमें अभी
6 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 जो अन्य मेगावाट से लिया गया है, ठीक है, जिसे हम लोग अन्य कहते हैं, उसे सरकार ने इस बार के डाटा से हटा दिया है, लेकिन फिलहाल अभी मान रहे हैं कि ये क्या है, सही है, लगभग 138 मेगावाट। प्रदेश में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना 1958 में जापान एवं अमेरिका के सहयोग से की गई थी। ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक आध ऑप्शन, चलिए अभी मान लेते हैं ये वाला हमारा कम हो गया है, 6 को हटा देते हैं, तो एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 1 2 4 दिया रहे, तो ऑप्शन के मुताबिक हमको आंसर लेना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 एवं 4, जैसा ऑप्शन दिया रहता है, याद रखिएगा, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा, 1 मिनट, उसके मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सही नहीं है। इसमें क्या बोला है, सही नहीं है, अर्थात गलत कौन सा है। राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सुकमा है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला बलरामपुर, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला नारायणपुर, लगभग कितना है, 30 है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला दुर्ग, ये जो है गलत है, ये सर्वाधिक नहीं बल्कि क्या है जी, न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक कौन सा है, तो सर्वाधिक है आपका जसपुर। कौन सा है जी, जसपुर। क्लियर है क्या, तो इसका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात इसका क्या पूछा गया है, देखिए तो कौन सा गलत है यही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या, आगे बढ़िए। देखिए निम्न में से कौन सी जनजाति मुंडा भाषा परिवार में शामिल नहीं है। मुंडा भाषा परिवार में कोरकू शामिल है, जबकि कोंद जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। कोंद जनजाति निवास तो उत्तर छत्तीसगढ़ में करती है, लेकिन कोंद एवं उरांव, कोंद और उरांव ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं, जो निवास उत्तर छत्तीसगढ़ में करते हैं। ठीक है, और हम लोग बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं जी, ये मुंडा भाषा परिवार, ये आर्य भाषा परिवार और ये द्रविड़ भाषा परिवार। तो याद रखिएगा मुंडा में ये कोंद और उरांव ये दोनों किस में आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सुमेलित कीजिए, एक साइड प्रकोष्ठ दिया है, एक साइड स्थान दिया है। कमार विकास प्रकोष्ठ ये कहाँ स्थापित है, तो कमार लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, गरियाबंद और उससे लगे हुए जिलों में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। गरियाबंद और उससे लगे हुए जिलों में निवास करते हैं। तो गरियाबंद उससे लगा हुआ जिला कौन सा है, महासमुंद, ये क्या हो जाएगा 4। बैगा विकास, बैगा लोग मैकल रेंज में निवास करते हैं, और मैकल रेंज में एक जगह दिया हुआ है यहाँ आपका मुंगेली। ठीक है, अगला देखिए, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर में, और पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ देखने को मिलेगा कोरबा में। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोंडी बोली वेट्टा का क्या अर्थ होता है। गोंडी बोली वेट्टा का अर्थ क्या होता है, याद रखिए नया क्वेश्चन है, इसका अर्थ होता है शिकार। अभी तक बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि पारद पारद का क्या अर्थ होता है, अभी तक वेट्टा शब्द नहीं पूछा गया है, वेंटा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ भी शिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गोंड जनजाति के संबंध में असत्य कथन है। पहला, इस जनजाति में विनिमय विवाह को गुरावट कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस हांडिया इनका पेय पदार्थ है, हांडिया नहीं, ये क्या है, हांडिया किसका जी, पहाड़ी कोरवा का क्या है, पेय पदार्थ होता है। आप कमेंट करके बताएंगे गोंड का पेय पदार्थ कौन सा होता है। अगला देखिए, ग्राम इपटदेव के स्थान पर, ग्राम इपटदेव नहीं, ये इष्ट देव होना चाहिए, इपटदेव नहीं, इष्ट देव के स्थान को देवगुड़ी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को सिरहा कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेखड़ा नृत्य किस माह में किया जाता है, चैत्र, दूसरा कुंवार, तीसरा कार्तिक, चौथा फाल्गुन। तो ये जो खेखड़ा नृत्य है ये फाल्गुन माह में
किसके द्वारा? बैगा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। वास्तव में ये होली के अवसर पर किए जाने वाला क्या है जी? एक नृत्य होता है जिसमें बैगा जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो एक फूल सुने होंगे, ठीक है, पलास, ठीक है, जिसे टेसू कहा जाता है, उसका फूल लेते हैं और उस फूल को सुखाते हैं, फिर उसको कूट कर उसका रंग बनाते हैं और होली के दिन उस रंग से क्या खेलते हैं? होली खेलते हैं। गुलाल बना के गुलाल खेलते हैं, ठीक है, लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। उस गुलाल से बचने के लिए पुरुष जो है, जो मुखौटा पहनते हैं, वही कहलाता है खेखड़ा। क्या कहलाता है? खेखड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। बिंबाजी भोसले को रतनपुर में प्रत्यक्ष शासन, सती प्रथा का उन्मूलन, छत्तीसगढ़ में कोलब्रुक का आगमन, ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, अर्थात इसमें क्रम पूछा गया है जी, कौन सी घटना पहले हुई, ठीक है। बिंबाजी भोसले का रतनपुर में प्रत्यक्ष शासन, ये कब हुआ? 1757 से 87 तक। 1757 से 87 तक इनका क्या रहा? प्रत्यक्ष शासन रहा, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन, ये जो है रघुजी तृतीय के शासनकाल में किया गया, 1830 से 54 तक, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोलब्रुक का आगमन 1799 में हुआ था, ठीक है, केशव गोविंद के समय में। ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है, किसने की थी? मिस्टर सैंडिस ने की थी 1826 और 28 में। लोरमी और तारेंगा नामक क्या बनाए थे? 2 तालुका से शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा? कैप्टन सैंडिस के द्वारा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा जी? देखिए पहला कौन सा, पहले नंबर पर कौन सा आएगा? पहला ही आएगा। उसके बाद 1799 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। 1 3 4 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। पी वांस एगेन्यू का छत्तीसगढ़ में शासनकाल था 1757 से 1788, 1818 से 25, 1816 से 1830, इनमें से कोई नहीं। 1818 से 1825 तक इनका शासनकाल चला है, ठीक है। 1800 कब तक? 25 तक, ठीक है जी। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से कहां स्थानांतरित की थी? रायपुर की थी। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक देवांगन हैं, ये गलत कथन है, ठीक है, गलत कथन है। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी इनके नाचा के क्या कहा जाते हैं? भीष्म पितामह कहे जाते हैं। बस्तर की जनजाति का शिकार पर आधारित पर्व अमुस तिहार है। बस्तर की जनजातियों का शिकार पर आधारित पर्व अमुस तिहार नहीं है। अमुस तिहार क्या होता है? तो अमुस तिहार बस्तर की जनजातियों में किसानों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार होता है, जो कि सावन के माह में मनाया जाता है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। भतरा नाट में सभी कलाकार क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, बिल्कुल सही है जी। भतरा नाट को बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके जो गुरु होते हैं उसे नाट गुरु, और जो कलाकार होते हैं उन्हें नाट कुरिया कहा जाता है। कलाकार को क्या कहा जाता है? नाट कुरिया कहा जाता है। और इनको जो सुखाने वाले, जो प्रशिक्षण देने वाले होते हैं, उन्हें नाट गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाट गुरु कहा जाता है, जिसमें केवल और केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं, लगभग 20 से 40। तो क्या हो जाएगा? केवल 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। इस राज्य का लोक नाट्य नहीं है, इस राज्य का लोक नाट्य नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? दहिकांदो, नाचा, भरथरी या माओपाटा। तो याद रखिए, ये जो भरथरी है इस राज्य का लोक नाट्य नहीं, ये क्या है? तो भरथरी राज्य का लोकगीत है, ठीक है, जिसको गाने वाली कौन है जी? सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे। एक तारा व सरंगी लेकर ये जो है भरथरी का गायन किया जाता है। राजा भरथरी और रानी पिंगला के विरह व्यथा पर आधारित यह गीत छत्तीसगढ़ में भरथरी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए,
बस्तर की मड़ई निम्न में से किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था, जीवन साथी का चयन, सांस्कृतिक क्रियाएं, देवी देवताओं की पूजा। तो बस्तर में ये जो मड़ई होता है ये न केवल धार्मिक परंपरा से है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का भी प्रतीकात्मक स्वरूप होता है, जीवन साथी का भी चुनाव किया जाता है, संस्कृति के ऊपर तो आधारित रहता ही है, और देवी देवताओं की भी इसमें क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, हरैया ये कहाँ पे पहना जाता है? कलई, अच्छा माफ कीजिएगा, सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो हरैया ये कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। केऊर कहाँ पहना जाता है? तो ये बाह में पहना जाता है। बनवरिया ये कहाँ पहना जाता है? तो ये कहाँ पहना जाता है जी? ये भी आपको देखने को मिलेगा कलाई बाह में। कहाँ देखने? कलाई पर, माफ कीजिएगा, कहाँ पहना जाता है? कलाई में। बनवरिया कहाँ पहना जाता है? बनवरिया कहाँ पहना जाता है? तो कलाई में पहना जाता है, ना कि गला पर। अगला है लुरकी, लुरकी किस में पहना जाता है? तो कान में। ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहां पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? ए गौरेला, पहला गौरेला, दूसरा लैलूंगा, तीसरा तिल्दा, चौथा धमधा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ये जो है गौरेला में लागू है और लैलूंगा में लागू है, जबकि तिल्दा और धमधा में लागू नहीं है। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है क्या जी? सुमेलित करें। लोक पर्व दिया है, एक साइड क्या दिया हुआ है? माह दिया हुआ है। बेटा जुतिया, पोला, हरेली, भोजली। चलिए मान लीजिए आप बेटा जुतिया का नहीं सुने हैं, ठीक है, लेकिन पोला सुने होंगे। पोला किस समय मनाया जाता है जी? ये भादो अमावस्या में मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 1। या तो ए आ सकता है या फिर डी आ सकता है। हरेली छत्तीसगढ़ का क्या है? एक प्रमुख पर्व है जो कि सावन माह की अमावस्या को मनाया जाता है। तो सी का क्या आएगा? 3 आएगा। सी का क्या आएगा? इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है क्या जी? सी का क्या आएगा? 3 आना चाहिए, ठीक है। और भोजली, भोजली जो है भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 1 3 4, 2 1, ये 3 4 होना चाहिए। 2 1 4 3, 2 1 4 3 लिखा गया है, ये 3 4 कर लीजिए एक को। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा यदि चेंज होगा तो ये गलत मिस टाइप हो गया है, ये सुधर जाएगा, ठीक है जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 79। सरगुजा अंचल में निवास करने वाली छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। सरगुजा अंचल में निवास करने वाली छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, उरांव, अबुझमाड़िया और बैगा। पहला तो ये उरांव जनजाति, ये छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, ठीक है। अबुझमाड़िया ये कहाँ? बस्तर अंचल में निवास करने वाली है। बैगा कहाँ है जी? ये मैकल रेंज में निवास करने वाली है, कबीरधाम जिला। पहाड़ी कोरवा सरगुजा अंचल में निवास करने वाली छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई जनजातियों में साक्षरता दर का क्रम लिखिए। उरांव, प्रधान और हलबा। तो इसका क्या हो जाएगा जी? सबसे जो साक्षर जनजाति मानी जा रही है वो मानी जाती है हलबा, उसके बाद प्रधान, उसके बाद उरांव। तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ओहो, देखिए भाई, किस जनजाति में रसोई घर को ओजल कहा जाता है? किस जनजाति में रसोई घर को ओजल कहा जाता है? भुंजिया जनजाति, अबुझमाड़िया जनजाति या दोरला जनजाति, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किस जनजाति में रसोई घर को ओजल कहा जाता है? तो
भुंजिया, अबुझमाड़िया, दोरला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा दोरला। दोरला जनजाति में रसोई घर को क्या कहा जाता है? ओजल कहा जाता है। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? भुंजिया जनजाति का रसोई घर, जिसे लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माड़िया जनजाति से संबंधित तथ्यों को सुमेलित करें। एक साइड तथ्य दियो है, एक साइड अर्थ। जैसे अनालगट्टा, अनालगट्टा का अर्थ क्या होता है जी? मृतक स्तंभ। कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। वेंडू कुर्मा का अर्थ क्या होता है? कमरा होता है, जो कि 3 नंबर पर दिया गया है। लांदा क्या होता है? पेय पदार्थ होता है, 2 नंबर पर दिया हुआ है। द गौर वेरिया लेविन की बुक है, किताब है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। किस ऑप्शन में है? 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? ठीक है, ए कबीरधाम, बी राजनांदगांव, सी कोरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जो बैगा जनजाति है मुख्य रूप से कबीरधाम जिले में भी निवास करती है, राजनांदगांव में भी, और कम रूप से कोरिया, अर्थात उपरोक्त सभी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बैगा जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? तो मैकल रेंज है। और सबसे ज्यादा कौन से जिले में निवास करती है? तो कबीरधाम जिला। ठीक है जी, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजाति की विशेषता नहीं है? ठीक है, अर्थात विशेष पिछड़ी जनजाति की विशेषता नहीं है। स्थिर जनसंख्या, जिनकी जनसंख्या स्थिर हो गई हो, विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किए जाते हैं, इसमें नहीं पूछा है। अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, ये भी इसका क्राइटेरिया है। अस्थायी कृषि करते हैं, उन लोग शामिल किए जाते हैं। जंगलों में निवास, ये कोई मानक पैमाना नहीं है। क्लियर है जी? जंगलों में निवास कर रहे हैं तो विशेष पिछड़ी जनजाति हो जाएगी, ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 85। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में विवाह के निम्नलिखित प्रकार शामिल हैं। छुट्टा विवाह, पाटो विवाह, पायसोतुर, बुधिया और पूजा विवाह। तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों में आपको छुट्टा विवाह देखने को मिलेगा, पाटो विवाह देखने को मिलेगा, पायसोतुर विवाह देखने को मिलेगा, बुधिया और पूजा विवाह यहाँ की जनजातियों में शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अगला देखिए। निदेशालय व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन है। यह सचिवालय के अधीन संस्था है, बिल्कुल सही है। निदेशालय लाइन इकाई है, यह भी बिल्कुल सही है। यह विशेषज्ञों की इकाई है, निदेशालय जो है विशेषज्ञों की इकाई होती है, अर्थात उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नगर पालिका परिषद के एक पार्षद को कौन हटा सकता है? परिषद का अध्यक्ष, राज्य शासन, कलेक्टर या फिर 2/3 बहुमत से परिषद। तो इसको कौन हटा सकता है? कलेक्टर जो है नगर पालिका परिषद के एक पार्षद को पद से हटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 88 साइड आ जाते हैं। बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? पाहन, टांडा, गितियोना। तो पाहन इसमें जो झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है। टांडा इनके निवास स्थान को कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। गितियोना इनके युवा गृह को कहा जाता है। क्लियर है जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। एक साइड पर्यटन, दूसरे साइड जिला। गंगा मैया मंदिर, बलौदा बाजार, बालोद, कोंडागांव, गरियाबंद। तो गंगा मैया का मंदिर आपको बालोद जिले में देखने को मिलेगा, जबकि मड़िया खोल आपको देखने को मिलेगा कोंडागांव में। ठीक है जी। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर आपको देखने को मिलेगा पलारी, बलौदा बाजार। फणिकेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर सी। ये फणिकेश्वर मंदिर पंचकोसी यात्रा में शामिल एक क्या है? मंदिर है।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 1962 में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले थे। बिल्कुल सही है। 1962 में छत्तीसगढ़ संभाग में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर। 1905 के बंगाल विभाजन के तहत भौगोलिक पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत प्रथम बार छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना। बिल्कुल सही है। उसी वर्ष दुर्ग जिले का गठन किया गया। गलत है। दुर्ग जिले का गठन जो है 1906 में किया गया। ये उसी वर्ष की बजाय 1905 में दुर्ग जिले का गठन किया गया, ऐसा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा जी, 1 व 2 क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 व 2 सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सही क्या है। 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, चक्रीय क्रम में। बिल्कुल सही है। जनपद पंचायतों के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये गलत है। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं। राज्यसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। 5वां देखिए भाई, 5वां, राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। या जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो इतना आप पढ़ोगे तो इसमें आपको 1, 5, 6 राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।